दोस्तों, वेलकम टू स्काईकॉन इंस्टीट्यूट। अज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करांगे जो कि पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते जीके के प्रोस्पैक्ट नाल बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा हैगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अज आप एक पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा टॉपिक हैगा वो पर डिस्कस करांगे विच इज़ अबाउट प्रेजिडेंट साहब। ठीक है जी, प्रेजिडेंट बारे आप प्रेजिडेंट साहब बारे आप पूरी डिटेल पढ़ांगे। जिन्ने भी क्वेश्चनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे सब इंस्पैक्टर का एग्जाम है, चाहे कोई होर पंजाब लैवल का कोई भी एग्जाम अपकमिंग अगर आएगा, कोई क्लर्क का आता है तो वो 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी के तो आते ही आते हैं। तो पॉलिटी के एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजिडेंट का, राष्ट्रपति का। साढ़े राष्ट्रपति बारे आप पूरी डिटेल डिस्कस करांगे कि किवें किवें राष्ट्रपति के उपर सानू क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो अपने की आंसर हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्रपति जो है जिन्होंने आप प्रेजिडेंट कहने हैं, ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूंगा सारा तो क्वेश्चन के हिसाब नाल। सब तो पहला क्वेश्चन है इन्हों का आर्टिकल किहड़ा है, आर्टिकल नंबर 52। ये आर्टिकल नंबर 52 तो आते हैं। आर्टिकल नंबर 52 साडे कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है, संविधान का यह कहता है कि साडे इंडिया का एक प्रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और यह जो आर्टिकल नंबर 52 है या प्रेजिडेंट है, देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो आप कितों ना कितों कॉपी किया है। ठीक है, आप कोई फीचर कितों चक लिया, कोई फीचर कितों चक लिया। तो इस तरह नाल अगर तुहानू क्वेश्चन आवे कि जिहड़ा प्रेजिडेंट है ये फीचर जिहड़ा हैगा कि अपने इंडिया का, अपने देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए है, जो कि जिन्हों आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहने हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ पहला नागरिक कंट्री का आप कहने हैं। तो कितों फीचर लिया, वो फीचर लिया दोस्तों आप USA तो। याद रखना, अगर तुहानू क्वेश्चन आता है कि प्रेजिडेंट का जो फीचर है, जो प्रेजिडेंट है वो होना चाहिए है इंडिया का, ये फीचर असी कितों लिया, ये आप लिया USA तो। उस तो बाद नैक्सट है आर्टिकल नंबर, याद रखना 54। आर्टिकल नंबर 54 की कहता है, कहता प्रेजिडेंट साहब के जो इलैक्शनस है वो किमें होने चाहिए, मैथड की है प्रेजिडेंट साहब के इलैक्शनस का। बहुत ही वधिया वीडियो होने वाली है, एंड तक देखते रहियो, तो एक एक क्वेश्चन क्लीयर होगा। आर्टिकल नंबर 54 की कहता है इलैक्शन किमें होने चाहिए प्रेजिडेंट साहब के, मैथड की है, उन्होंने तरीका की है इलैक्शन का। तो ये जो फीचर है राजे, ये आप इरिश कॉन्स्टिट्यूशन चो लिया, आयरलैंड के उपरों लिया। जो आयरलैंड कंट्री है आप संविधान के विचों जिन्हों की इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आप ये जो फीचर है आप उन्होंने तो लिया है। ठीक है जी, बहुत ही वधिया क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन आप डिस्कस किया कि प्रेजिडेंट साहब का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 52 है, और वो जो फीचर है प्रेजिडेंट साहब का आप लिया USA तो। प्रेजिडेंट साहब के जोड़े इलैक्शनस है उन्होंने मैथड की है, वो आप जो फीचर लिया इरिश कॉन्स्टिट्यूशन चो, आयरलैंड तो। नोट कर लो, लिखी जाओ ये क्वेश्चनस। उस तो बाद नैक्सट की है, देखो ये की है जो आप इस बारे गल करते हैं, इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट बारे गल करते हैं। देखो जो प्रेजिडेंट साहब के इलैक्शनस होंगे तो जिमें देखो अपने MLA चुने जाते हैं, भगवंत मान साहब चुने गए या MP चुने जाते हैं। हुण अगे आने वाले टाइम के अगले साल तुहानूं पता MP दी चोणां भी हैगियां। तो इस तरह नाल हुणे द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजिडेंट बने हैं। तो जिहड़े प्रेजिडेंट दी चोणां हैगियां ने ना, जिहड़ियां प्रेजिडेंट दी चोणां हुंदियां ने, इन्हां 'च वोटां कौन पाउंदा है, आपां इह क्वेश्चन नूं डिस्कस करना हैगा। ठीक है, देखो इन्हां दे विच वोटां कौन पा सकदा, कि तुसीं वोट पा सकदे हो, कि मैं वोट पा सकदा, आपां इह डिस्कस करदे हां। जिहड़ा बंदा प्रेजिडेंट साहब दे इलैक्शन दे विच, याद रखना, जिहड़ा बंदा प्रेजिडेंट साहब के इलैक्शन के विच वोट पा सकता है उन्होंने प्रेजिडेंट साहब का इलैक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। की कहा जाता है? इलैक्टोरल कॉलेज। समझो मेरी गल नूं। देखो इलैक्टोरल कॉलेज शब्द तुसीं सुनिया होगा काफ़ी थावां ते। इलैक्टोरल कॉलेज शब्द का मतलब यह है कि प्रेजिडेंट साहब की जो इलैक्शन होगी उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्हां दे इलैक्शन दे विच वोटां कौन पा सकता, आम पब्लिक वोटां नहीं पा सकती, MLAs पा सकते हैं, MPs पा सकते हैं, वो आप डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलैक्टोरल कॉलेज के उपर तुहानूं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान नाल समझो। जिहड़ा कि जिवें सपोज करो अपने MLA दी चोणां होंदियां ने, ठीक है, अपने MC दी चोणां होंदियां ने, अपने लोक सभा दी चोणां होंदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼, ਨਾਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਐਮਪੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ 12 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਹਰੇਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਕਮ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਕਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਕਮ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਯੂਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, यूटी ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਹੋ ਕਿਹਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਜ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਫੀਚਰ? USA ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਈਰਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 54। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ
दूसरा जो स्टेट दे लैजिस्लेटिव असैंबलीज के मैंबर है, ठीक है, MLAs है, विधान सभा के मैंबर है। तीसरा जो है जो दिल्ली और पौंडीचेरी दे DP दे दिल्ली ते पौंडीचेरी दे दोनों दे जो MLAs है वो जिहड़ा है राष्ट्रपति की चोण दे विच पार्ट लै सकते हैं। हरेक MP दी हरेक MLA दी एक वोट वैल्यू हुंदी है। तो क्वेश्चन इज कि किस स्टेट दे जिहड़ा MLA है उसकी सब तो घट वोट वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम याद रखियो, सिक्किम दे जिहड़े MLA दी सिक्किम जो स्टेट है वो MLA दी वोट की वैल्यू सब तो घट है। ठीक है, गल अगे चलते हैं आपां। उस तो बाद है सब तो पहला जो प्रेजिडेंट दे इलैक्शन होए सी दैट वाज हेल्ड इन 1952। सब तो पहले जो इलैक्शन होए सी प्रेजिडेंट साहब नूं चुनन दे वो कदों होए सी 1952 दे विच। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी साडे, ठीक है, पहले प्रेजिडेंट बने सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है इस गल बारे, ठीक है, ये पूछा नहीं जाऊगा बट आप फिर भी ये पूछा जा सकता है कि सब तो पहला जो इलैक्शनस है प्रेजिडेंट के वो कदों होए 1952 दे विच। तो सब तो पहले अपने देश के जो राष्ट्रपति सीगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस तो बाद की है जी, देखो आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बहुत ज़्यादा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो प्रेजिडेंट साहब ने वो अपने नॉमीनेटिव एग्जीक्यूटिव होंदे ने। की होंदे ने? नॉमीनेटिव एग्जीक्यूटिव। कि जिन्ने भी साडे लॉज बनते हैं वो किहदी स्टैंप के अंडर बनते हैं, किहदे नाम के अंडर बनते हैं। आपां नूं इस गल का पता है कि अगर पार्लीमेंट कोई कानून बनाउंदी है उन्ना चेर वो कानून पावर च नहीं आ सकता जिन्ना चेर राष्ट्रपति साहब दे उहदे ते साइन ना होण। क्लीयर है जी गल? तो राष्ट्रपति अगर साइन करेगा तो ही वो जिहड़ा कानून है वो बिल हैगा वो कानून की शेप लेगा। तो राष्ट्रपति वास्ते एक आर्टिकल हुंदा, आर्टिकल नंबर 111, आर्टिकल नंबर 111। ये आर्टिकल के थ्रू जिहड़ा राष्ट्रपति साहब ने अपने तो वह की कर सकते हैं, पार्लीमेंट के बिल नूं पास कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना ये इस आर्टिकल का नाम तुसी याद रखना। उस तो बाद हुण देखो अपना जो ढांचा है फैडरल ढांचा है, ठीक है, अपने को एक सेंटर च पावर है, एक स्टेट च पावर है। तो जो स्टेट दे विच है ना, जो स्टेट दे विच गवर्नर साहब का काम होंदा है वो सेंट्रल लैवल ते पूरे इंडिया लैवल ते किहदा काम हो सकता है? प्रेजिडेंट साहब का होंदा है। तो एक अपने को प्रोविजन होंदी है प्रेजिडेंट ते गवर्नर्स नूं और प्रेजिडेंट साहब नूं एक प्रोविजन होंदी है कि उन्होंने एक इम्यूनिटी मिलती है। कि मिलती है? इम्यूनिटी। देखो अगर इम्यूनिटी का मतलब होंदा है बचाव मिलता है, ठीक है। इम्यूनिटी का की मतलब है अगर प्रेजिडेंट साहब या गवर्नर साहब, ठीक है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी करते हैं अपने शासन दे अपने कार्यकाल के ड्यूरेशन दे विच तो उन्हां ते कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हुंदी। ये याद रखना। तो ये किहड़े आर्टिकल के थ्रू आउंदा है? आर्टिकल नंबर 361 दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो अगर तुसी राष्ट्रपति हो और अगर तुसी अपने टाइम दे विच जदों तुसी राष्ट्रपति दे अहुदे ते हैगे हो तो तुसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर दिंदे हो तो तुहाडे ते कोई भी जिहड़ा हैगा कानूनी कार्रवाई या कोर्ट जिहड़ी प्रोसीडिंग है वो नहीं हो सकती। ये इम्यूनिटी तुहानूं कौन दिंदा है? किहड़ा आर्टिकल दिंदा? आर्टिकल नंबर 361। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं तुहाडे वास्ते वधिया क्वेश्चन लैके आया। उस तो बाद आपां चोण देख ली कि प्रेजिडेंट साहब चुने किवें जांदे आ। हुण समझो मेरी गल, प्रेजिडेंट साहब नूं हटाया किवें जा सकदा है, ठीक है। प्रेजिडेंट साहब नूं हटाया किवें जा सकदा है? हटाउण वास्ते एक प्रक्रिया हुंदी है जिहदा नाम हुंदा महादोष। किहड़ी प्रक्रिया जी? महादोष। किहड़ी प्रक्रिया? महादोष, जिन्हों इंग्लिश विच इंपीचमेंट कहते हैं। इंपीचमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रेजिडेंट साहब नूं हटाउण लई देखो अपने पार्लीमेंट दे विच दो सदन हुंदे आ, एक हुंदा लोक सभा, एक हुंदा राज सभा। तो क्वेश्चन इज कि प्रेजिडेंट साहब नूं अगर हटाउणा हैगा तो किहड़े सदन दे विच कार्रवाई शुरू की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर प्रेजिडेंट साहब नूं हटाउणा हैगा, देखो हटाउण दा जिहड़ा इंपीचमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। प्रेजिडेंट साहब नूं हटाया उदों ही जा सकता है जदों पता लग जाए कि ये जिहड़ा बंदा है राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं हैगा, काम नूं सही तरीके नाल नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस टाइम दे विच आपां उसनूं हटा सकते हैं। आपां नहीं हटा सकते, बेसिकली पार्लीमेंट उहनूं हटा सकती है। हुण किवें हटा सकते हैं तुसीं ये देखो, ध्यान दिओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अपने कोले की हुंदा हैगा
दो सदन ने पार्लीमेंट दे विच लोक सभा है और की है राज सभा है। ठीक है जी, लोक सभा दे विच की है, अगर प्रेजिडेंट साहब नूं हटाउणा है, इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करनी है, महादोष की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो लोक सभा तो भी शुरू हो सकती है और राज सभा तो भी शुरू हो सकती है। ध्यान नाल समझना, लोक सभा तो भी प्रक्रिया नूं शुरू कर सकते हैं और राज्य सभा तो भी प्रक्रिया नूं शुरू कर सकते हाँ। किवें शुरू करनी है, अगर तुसीं हटाउणा है तो 1/4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, मतलब कि 25% ਮੈਂਬਰ 1/4 स्ट्रेंथ 25% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। देखो मान लो लोक सभा वाले कहते हैं यार कि ਅਸੀਂ ना प्रेजिडेंट ਨੂੰ हटाउणा हैगा, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ 25% ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 66% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, 1/4 ਹਿੱਸੇ ਦਾ, 1/4 ਹਿੱਸੇ ਦਾ 25% ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 25%, ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 25%, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 25% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 25% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 1/4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1/4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ 2/3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 66% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ 1/4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2/4 ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 66% ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, 1/4 ਜਾਂ 25%। ਔਰ ਅਗਰ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 66% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਕਰੋ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ % ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 51% ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 66% ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
तो अगर ओपोजिशन का साथ होगा, ओपोजिशन साथ तां ही देगी अगर कोई वैलिड रीजन होंगे। अगर पार्टी अपनी मर्जी नाल हटाना चाहूगी तो नहीं हटा पाऊगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण इस तो बाद की है यार, नैक्सट की है, हुण मान लो राष्ट्रपति साहब की डैथ हो जाती है, राष्ट्रपति साहब बीमार चल रहे हैं, तो उन्होंने की जगह पर कौन ऑफिस संभालूगा? वाइस प्रेजिडेंट, उप राष्ट्रपति। ठीक है जी, तो उप राष्ट्रपति जिहड़ा हैगा उन्हों का टैंपरेरी तौर पर वह संभालूगा। हुण मन के चलो अगर उप राष्ट्रपति भी उत्थे ऑफिस नहीं बैठ सकते, वो भी बीमार पे है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिहड़ा हैगा अपने इंडिया का, वह राष्ट्रपति का किरदार निभाऊगा। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सीट ते है नहीं, वो भी बीमार पे ने, तो सीनियर मोस्ट जज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, वो की करूगा जी? राष्ट्रपति का अहदा संभालूगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी याद रखना, राष्ट्रपति को सौं कौन चुकाऊगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति को ओथ सेरेमनी दूगा तो कौन दूगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ऑफिस दे विच तो किनू करूगा? तो किनू, हाँ जी, तो किनू दे सकता है जी? वो जी है ना, वो काम करने की पावर किनू दूगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण उस तो बाद नैक्सट है जी कि राष्ट्रपति साहब जिहड़े हैगे अपने वो किन्ना किन्ना नूं अपॉइंट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट किन्ना किन्ना दी करते हैं? सब तो पहला वो सारे राज्यों के गवर्नर, ठीक है, जिन्ने भी गवर्नर साहब ने गए अपने, ठीक है, गवर्नर साहब जी ने जिन्ने भी, है ना, उन्होंने जी अपॉइंटमेंट है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरे नंबर पर अगर आप गल करिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का सब तो वड्डा वकील। कौन है जी? इंडिया का सब तो वड्डा वकील। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो किनू कौन अपॉइंट करेगा जी? उन्होंने प्रेजिडेंट साहब अपॉइंट करने। उस तो बाद प्राइम मिनिस्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री साहब को, मोदी साहब को। मोदी को किने अपॉइंट किया सीगा जी? मोदी साहब को किने अपॉइंट किया सीगा? राष्ट्रपति ने। और उन्होंने मिनिस्टर्स नू, मंत्रिमंडल किहदी एडवाइस नाल? प्रधानमंत्री की एडवाइस नाल। प्रधानमंत्री साहब कहेंगे भी ये साडा आह मंत्री जी, ये आह मंत्री, इनू बनाओ, तो राष्ट्रपति को कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बनाऊगा, उन्होंने अपॉइंट करूगा। उस तो बाद की है, नैक्सट की है, अगर आप गल करिए यूपीएससी, जिथों IAS वाले बंदे निकलते हैं ना, जेडे DC बनते हैं, तो IAS जेडे है यूपीएससी के जेडे मैंबरस है, यूपीएससी के जिन्ने भी मैंबरस ने तो उन्होंने चेयरमैन ने, ठीक है जी, उन्होंने कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। उस तो बाद की है जी, अगर आप गल करिए कैग की है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की करती है? साडा नफा नुकसान देखती है, इंडिया के अकाउंट्स फरोलती है, देखती है नफा होया नुकसान होया, ये सारा काम किहदा हैगा? कैग का होंदा हैगा। तो कैग नूं कौन अपॉइंट करता है जी? कैग नूं कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति साहब इन्हों अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट जो है फाइनांस कमीशन, किहड़ा जी? फाइनांस कमीशन ते उहदे मैंबरस। हर 5 साल बाद फाइनांस कमीशन की नियुक्ति होंदी है तो उहदे मैंबरां की नियुक्ति होंदी है, वो भी कौन करता है जी? साडे राष्ट्रपति साहब ही यह काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, उस तो बाद है साडे कोले चीफ इलैक्शन कमिश्नर। अगर आप गल करिए चीफ इलैक्शन कमिश्नर, अगर चोन कमीशन की गल करिए तो चोन कमीशन के जोड़े है ना मैंबरस है, मेन मैंबरस है, उन्होंने भी जो कौन अपॉइंट करता है जी? राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट आप चलते हैं जी। ठीक है, याद रह जाएंगे सारिया गल्लां, याद रखनिया ने, इन्हों क्वेश्चन बड़े बनने यार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। उस तो बाद आप गल करते हैं जी, अगर राष्ट्रपति साहब को एक पावर होंगी है जिन्होंने पार्डनिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, कि पावर होंगी है? पार्डनिंग पावर, माफ़ी देने की पावर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माफ़ी देने की पावर आर्टिकल नंबर 72 दे विचों आती है। किहदे चों आती है जी? 72। साहब लिख देने 72। आर्टिकल नंबर 72 दे विच की आती है? माफ़ी देने की पावर आती है। तो राष्ट्रपति साहब की कर सकते हैं? 5 तरह नाल माफ़ी दे सकते हैं। पहली जी माफ़ी है दैट इज पार्डन। ठीक है, पार्डन का मतलब है माफ़ करना।
माफ़ करना मतलब है कि वह किसी भी मुजरिम नूं बिल्कुल जुर्म रहित कर सकते हैं। ठीक है, पार्डन का मतलब है किसी ते कोई भी सज़ा चल रही है तो उन्होंने बिल्कुल माफ़ कर देंगे, जो बंदा है वो निर्दोष हो जाएगा, बेदोष हो जाएगा। ठीक है, सैकेंड जी माफ़ी हैगी है ना, वो हैगी है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन का मतलब की है, ये की है जी सज़ा हैगी है ना, उन्होंने आप लाइट कर देंगे, लाइटर फॉर्म कर देंगे। लाइटर फॉर्म का मतलब की है, अगर किसी को डैथ की सज़ा मिली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सज़ा दे सकते हैं, उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं। अगर किसी को रिगरस पनिशमेंट मिली है, मान लो बहुत सख्त जेल मिले है, तो उन्होंने सिंपल जेल के कन्वर्ट कर सकते हैं। एक काम किया कम्यूटेशन का। देखो याद रखना, कम करना, कम्यूटेशन मतलब कम करना, घट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तीसरा है जी, तीसरा है रिमिशन। तीसरा है जी रिमिशन। रिमिशन के कर सकते हैं, वो पीरीयड को रिड्यूस कर सकते हैं। पीरीयड को कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली है, ठीक है, उन्होंने वो 6 महीने कन्वर्ट कर सकते हैं। एक किहदा काम है रिमिशन का। पर नेचर सज़ा की चेंज नहीं होएगी। अगर रिगरस पनिशमेंट मिली है, सख्त सज़ा मिली है, तो सज़ा सख्त ही रहेगी, बट वो की होएगी 1 साल तो 6 महीने कन्वर्ट हो जाती है। उस तो बाद है रिस्पाइट। है रिस्पाइट। रिस्पाइट दे विच की हुंदा है, अगर किसी को सज़ा मिली हुई है तो इन स्पैशल केसिस, अगर आप गल करिए स्पैशल केसिस की, जिमें कि फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकली डिसेबल बंदा है, कोई प्रैगनेंट वूमैन है, तो वही सज़ा जी हैगी वो घट की जा सकती है। किस केस से? रिस्पाइट दे विच। तुसीं इत्थे याद रखना रिस्पैक्ट। रिस्पैक्ट तो याद रखना वूमैन की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है, तो वूमैन तो याद रखना प्रैगनेंट वूमैन या फिजिकली डिसेबल्ड कोई बंदा है, तो वही सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए है और वही सज़ा को घट किया जा सकता है प्रेजिडेंट साहब द्वारा। उस तो बाद 5वें नंबर पर होंगे रिप्राइव। की होंगे जी? रिप्राइव। रिप्राइव दे विच की होंगे, अगर किसी को डैथ सेंटेंस मिली हुई है, फांसी की सज़ा मिली हुई है, तो राष्ट्रपति साहब टैंपरेरी तौर पर उस पर स्टे लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति साहब की कर सकते हैं, टैंपरेरी तौर पर उस पर स्टे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने को 5 तरह दी माफिया ने मित्र प्यारिओ, ध्यान नाल देखो किहड़ियां-किहड़ियां। सब तो पहली हैगी है पार्डन की माफ़ी। पार्डन का मतलब भी माफ़ी होंदा है। पार्डन का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ कर सकता है, उन्होंने जुल्म रहित जिहड़े उहदे जुर्म ने उन्होंने खत्म कर सकता है। दूसरी हैगी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब कम करना, सज़ा को लाइटर फॉर्म के कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी को डेथ की सज़ा मिली हुई है तो उन्होंने लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट कन्वर्ट कर सकता है, 10 साल की सज़ा कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को 10 साल की सज़ा मिली है तो उन्होंने 1 साल की सज़ा, या आप कह लिए अगर किसी को कोई ज़्यादा सख्त सज़ा मिली है, बेसिकली इत्थे की है फॉर्म को चेंज करना है। अगर किसी को ज़्यादा सख्त सज़ा मिली है तो उन्होंने सख्त सज़ा तो रहित कर सकते हैं। ठीक है, रिमिशन का मतलब की है, इत्थे रिड्यूस करता है। अगर किसी को 1 साल की सज़ा मिली है तो 6 महीने की सज़ा कर सकता है। अगर किसी को 10 साल की सज़ा मिली है तो उन्होंने 2 साल की 5 साल की सज़ा कर सकता है। और अगर रिस्पाइट की गल करते हैं, रिस्पाइट तो तुसीं रिस्पैक्ट शब्द याद रखना। रिस्पैक्ट दे विच की है, अगर स्पैशल केस है, कोई फिजिकली जो चैलेंज बंदे है, फिजिकली है ना चैलेंज बंदे है, या प्रैगनेंट वूमैन है, उन्होंने की जी सज़ा हैगी उन्होंने घट किया जा सकता है। उस तो बाद है रिप्राइव। रिप्राइव दे विच की हुंदा दोस्तों कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस एलोकेट हुई है, मिली हुई है, तो उसनों वो टैंपरेरी स्टे लगा सकते हैं ताकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत जोड़ा है वो लैके आ सकन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही जी पावर होंगी है गवर्नर साहब को होंगी है। गवर्नर साहब को जी पावर होंगी है 161 नंबर आर्टिकल के थ्रू उन्होंने को पावर जाती है। ठीक है, पर गवर्नर साहब किसी की डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते। गवर्नर साहब किसी की कोर्ट मार्शल को माफ़ नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति को एक ऑप्शन होंगी है कि अगर मिलिट्री की कोर्ट ने, अगर मिलिट्री की कोर्ट ने किसी को सज़ा सुनाई है तो राष्ट्रपति साहब उहदे विच भी माफ़ी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर गवर्नर साहब की कर सकते हैं, अगर कोई भी बंदा, देखो किसी को डेथ सेंटेंस मिली हो, गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते। किसी को अगर मान के चलो कोर्ट मार्शल किया हो, मिलिट्री कोर्ट तो सज़ा मिली हो, तो गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है, अगर कोई बंदा यूनियन लॉ के उपर क्रिमिनल बंदा है, यूनियन लॉ को तोड़ता है, यूनियन लॉ के अंदर वो क्रिमिनल केस के रजिस्टर्ड है, तो वो उपर भी जो गवर्नर साहब है कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उस तो बाद नैक्सट है एक बहुत ज़्यादा एक याद रखनी है गल, तो ये की है एक आर्टिकल नंबर होंगे 143 143 नंबर आर्टिकल है साढ़े को। ये की कहता है, देखो अगर राष्ट्रपति ने, अगर साढ़े प्रेजिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी लीगल एडवाइस लैनी है, ठीक है, तो वो लै सकते हैं। तो किहड़े आर्टिकल के थ्रू लै सकते हैं जी? वो आर्टिकल नंबर 143 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी राष्ट्रपति साहब किसी भी मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट तो कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो लै सकते हैं बड़े आराम नाल। तो उन्होंने किहड़ा आर्टिकल यूज़ करना पेगा? आर्टिकल नंबर 143, मतलब कि इस आर्टिकल च प्रोविजन है कि यह काम किया जा सकता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 123। एक ही है 123, एक ही आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रपति साहब को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होंगी है। ऑर्डिनेंस की है? एक कानून की तरह ही होंगे, ठीक है। अगर मान लो संसद दे विच जिहड़ा हैगा, संसद जिहड़ी है कि सैशन दे विच नहीं हैगी और कोई एमरजेंसी मुद्दा आ जाए तो राष्ट्रपति साहब की कर सकते हैं? उस दे उपर कोई कानून बना सकते हैं। और उस कानून नूं बनाने लई वो किहड़ा आर्टिकल उन्होंने प्रोविजन दिंदा है? आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड 1, 2, 3 मतलब कि 123 नंबर आर्टिकल, एंड का मतलब 123 नंबर आर्टिकल, ठीक है, ध्यान च रखना। उस तो बाद की है, थोड़ा जिहा रह गया, ध्यान नाल समझांगे। एक चीज़ है राष्ट्रपति साहब को एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर होंदी है विच इज़ एमरजेंसी पावर, ठीक है जी, एमरजेंसी पावर, ठीक है। राष्ट्रपति साहब 3 तरह की एमरजेंसी लगा सकते हैं। पहली एमरजेंसी किहड़ी है जी? तुहानूं सारिआं नूं पता है, जिन्हों आपां कहने नैशनल एमरजेंसी, ठीक है। ब्रीफ च डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे, एमरजेंसी अलग तो बढ़ांगे। नैशनल एमरजेंसी, ठीक है जी। नैशनल एमरजेंसी का जो आर्टिकल नंबर है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 352। देखो नैशनल एमरजेंसी उदों लगती है अगर साडे ते कोई बाहरली ताकत का हमला हो जाए, ठीक है। अगर मान लो पाकिस्तान या चीन, यही 2 देश है जो अपने ते हमला कर सकते हैं, तो अगर एक कोई अपने ते हमला करते हैं तो प्रेजिडेंट साहब को एक पावर है कि वो नैशनल एमरजेंसी नूं डिक्लेयर कर सकती है। सैकेंड वन इज प्रेजिडेंट रूल, प्रेजिडेंट्स रूल जिन्हों आपां राष्ट्रपति शासन कहने हैं, जिन्हों आपां स्टेट एमरजेंसी भी कहने हैं, ठीक है, जिन्हों आपां की कहने हैं? स्टेट एमरजेंसी कहने हैं। ये आर्टिकल नंबर 356 एंड 365 तो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा है जो कि फाइनेंशियल एमरजेंसी, डिटेल च पढ़ांगे। फाइनेंशियल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी का आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 360, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति 3 तरह की एमरजेंसी लगा सकते हैं। पहली एमरजेंसी है नैशनल एमरजेंसी, और दूसरी है साढ़े को बेसिकली प्रेजिडेंट रूल जिन्होंने आप स्टेट एमरजेंसी कहने हैं। नैशनल एमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 352, स्टेट एमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 356 एंड 365, उल्टा है, वो 56 है तो नाल 65 है, याद रखना। और फाइनेंशियल एमरजेंसी का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 360, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुसी सारे ने मैंने कमेंट करके आंसर दसना है कि सब तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा राष्ट्रपति शासन है वो किहड़ी स्टेट च लग्या, और मैं तुहानूं ये गल दस देना उहदा आंसर पंजाब है नहीं, ठीक है, पंजाब उहदा आंसर नहीं हैगा। पंजाब च जिहड़ा राष्ट्रपति रूल है वो 8 बारी लग्या। एक ऐसी भी स्टेट है जिहदे विच जिहड़ा राष्ट्रपति राज हैगा वो 8 तो ज़्यादा बार लग्या। तो तुसी मैनूं कमेंट करके दसोगे, ठीक है, तो मैनूं भी पता लगेगा कि तुसी कितना पढ़ रहे हो, किवें पढ़ रहे हो। तो तुसी कमेंट करके दसोगे कि किहड़ी स्टेट दे विच जिहड़ा राष्ट्रपति शासन है वो सब तो ज़्यादा टाइम लग्या है, ठीक है। आई होप तुहानूं जिहड़ा ये प्रेजिडेंट साहब का थोड़ा लेखा जोखा जिहा है ये समझ लग गया होगा। मोटिवेट करियो, होर वीडियोज़ जरूर पावांगे, ठीक है, हुण लगातार वीडियोज़ पावांगे। और तुसीं साडे चैनल ते अगर नवे हो तो इनू सबसक्राइब जरूर करो यार, तो शेयर करो। मैं पूरा कोर्स तुहानूं है ना ऑनलाइन इस तरह नाल ही पढ़ा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ तुहाडे वास्ते लैके आवांगे, ठीक है। तो इन्ना ही मतलब कि कहंदा होया तुसीं इनू रिवाइज करियो, वार वार देखियो। अगर तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो तुसीं सानूं कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो असीं कमेंट दे विच तुहाडे आंसर करन दा पूरा यतन करांगे, ठीक है। साडा चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो और साडी वीडियो नूं लाइक करियो। थैंक यू वेरी मच।